सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पेपर सॉल्यूशंस, तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम जैसे ही आपका ख़त्म हो गया है, सो बेसिकली आप एक हफ़्ता एंजॉय करो। उसके बाद 2 महीना 2.5 महीना तो रिज़ल्ट में आने में टाइम लगता है। तो इस टाइम को वेस्ट बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुमको अभी बोलने से शायद पता ना चले, बट बाद में रिज़ल्ट आ जाएगा तब तुम रियलाइज़ करोगे, रिग्रेट करोगे कि काश हम ये 2 महीना यूटिलाइज़ कर लेते। जिसका एग्ज़ाम ख़राब गया है बहुत ज़्यादा ही, तो वो वेस्ट मत करना, अपने पढ़ाई पे लग जाओ। और जिसका अच्छा गया है तो ऑब्वियसली उसके बाद तुम जैसा ही क्लियर हो जाएगा, तुमको अच्छा जगह आर्टिकलशिप करना है, तो वो सब चीज़ के लिए क्या करना है नहीं करना है, क्या क्या चीज़ तुम में अभी भी कमी है, जो चीज़ रिक्वायर है, फिर इंटरव्यू देना है, अच्छे पीयूसी में करना है, बहुत कुछ चीज़ है, सीवी कैसे करना है, एवरीथिंग चीज़, वो चीज़ तुमको प्रिपेयर करना है उस टाइम में। ठीक है ना? तो क्योंकि आगे का वही चीज़ है ना, तुम्हारा इंटर तक ही तुम्हारा लाइफ नहीं है। आर्टिकलशिप अच्छा जगह करना, फिर फाइनल के देना, बहुत कुछ है, तो वो चीज़ तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है ना? और प्लस एक और चीज़ है कि जैसे कि तुमने एग्ज़ाम में बहुत जन सोचते हैं कि हम 80 मार्क्स का लिख लिए तो बस आ जाएगा, 50 आ जाएगा, सॉरी 60-70 आ जाएगा मेरा, बट वैसा नहीं है। चेकिंग बहुत ही टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये चीज़ तुमको हम बोल रहे हैं तो पता नहीं चल रहा होगा, बट मैंने अपने जितने भी जैसे कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 आया था, तो हम सर्टिफाइड कॉपी अपना मंगवाए थे, देख रहे थे कितना मार्क्स किस में काटा गया है। क्योंकि मेरा अच्छा एग्ज़ाम गया था, फिर भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट में मेरा कम आया था। तो मैंने चेकिंग किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लोग इतना मार्क्स काटते हैं, इतना मार्क्स काटते हैं, तो बिलीव नहीं करोगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ तुमको एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि तुमने इतना लिखा है तो इतना मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स का थ्योरी लिखी हो तो तुमको कितना मिलेगा, तब उस हिसाब से तुमको पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो। ठीक है? ये चीज़ डेफिनेटली ट्रूथ है, तो तुम देख लेना। तो इसलिए मैंने अपना सारा जितना भी सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट है सबका डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि किसमें कितना मिला है और कैसे कैसे सब कुछ कि मैं इवन सर्टिफाइड आंसर जो होता है, आंसर सजेस्टेड आंसर, उसे मैच करवा के देखा, फिर भी मेरे दो आंसर राइट रहता है, फिर भी मार्क्स कम मिलते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, वो सब चीज़ जानना आपको ज़रूरी है बिल्कुल। तो ये सारा चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। सर्टिफाइड का कैसे आर्टिकलशिप फाइंड करना है, इंटरव्यू वगैरह क्या करना है तुमको, ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। मेरा कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, व्हाट्सअप, लिंक्डइन सब कुछ मिल जाएगा आपको। कहीं से भी कोई इशू नहीं आएगा, यह मेरा गारंटी है। तो हर एक वीडियो अच्छे से देखना वहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि मे भी बहुत आपको स्कोप मिलेगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगेगा। और इंटरव्यू जैसे कि हम मेरे टाइप के लोग में इंटरव्यू में कुछ भी नहीं आता था, बट किस वे में थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हुआ, ताकि इसलिए मेरा एक पीयूसी में लगा, इंटरव्यू के कारण ही मैं बोल पाया अच्छे से। तो ये सब चीज़ कैसे मैंने किया, मैंने सारे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग देख लेना। चलो अब आप डिस्कस करते हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड डिक्रीज यूनिट कंट्रीब्यूशन, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मार्जिन द मोस्ट लिखने से ये क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है और आंसर चेंज हो जाता है। तो पहला बात है कि सी और डी को हटाते हैं। सी मतलब डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज करोगे तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो वो ऑप्शन हो नहीं सकता। फिक्स कॉस्ट तो आता ही नहीं है कंट्रीब्यूशन का अफेक्ट ही नहीं कर सकता फिक्स कॉस्ट, वो काम खत्म। अब बात करते हैं, बी नंबर बोलता है 10% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ा दिए तुम 10% से, तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन कम होगा, बट सेलिंग प्राइस डिक्रीज कर दोगे तो भी कंट्रीब्यूशन कम होगा। तो तुम कैसे मानोगे? इसका बेस्ट एग्जांपल में हम जो आंसर मारे ए नंबर वही राइट है, बट एग्जांपल लेके तुम समझ लो। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस 100 है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट है 60, कितना है 60, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया 40 आया। ठीक है, अब जाते हैं पहला ऑप्शन में, पहला ऑप्शन नहीं सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 10% इंक्रीज़ करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट कितना है 60, इसको इंक्रीज़ कर देते हैं 66 कर देते हैं, 10% बढ़ा दिए। अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 600 माइनस 66 कितना आ गया मेरा 34 आ गया। ठीक है, इस आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी को करके देख रहे हैं तो मेरा 34 आ जा रहा है, मतलब 40 से 34 हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं 10% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस डिक्रीज करेंगे, मतलब 100 को हम 90 कर दे रहे, और मेरा जो ये था क्या बोलता है वेरिएबल को 60 का 60 ही रहेगा, वो तो चेंजेस नहीं होगा सेलिंग प्राइस से। तो अब मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 30 आ रहा है, मतलब कि हम 10% सेलिंग प्राइस डिक्रीज़ किए तो मेरा कंट्रीब्यूशन 30 आ गया 40 से, और ये सिर्फ 34 आया, मतलब ज़्यादा डिक्रीज़ कौन कर रहा है, सेलिंग प्राइस वाला चीज़ कर रहा है, तो आंसर होगा 1। ठीक है, 2 नंबर देखो, 2 नंबर सिंपली लर्निंग कर्व का थ्योरी के बारे में बोल रहा है। लर्निंग कर्व इज अ परसेंटेज बाय विच एवरेज टाइम पर यूनिट प्रोड्यूसेस डिक्रीजेज एज आउटपुट डबल, तो 2 का सी होगा। ठीक है, 3 में बात करते हैं, 3 में जहाँ पे बोला है कि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया है ये 1600 एडवर्स, तो निकालना क्या एक्चुअल आवर वर्क। तो उससे पहले जान लो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो मेरा ऑप्शन में जो आंसर आया है वो 2200 आवर। ठीक है, इसी को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए 2200 आवर क्या निकालने वाला एक्चुअल निकालने वाला, स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है 2000 आवर,
तो 2000 माइनस 2200 करो, कितना आया 200 नेगेटिव आया, इंटू 8 जो दिया हुआ है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट पावर, तो 1600 नेगेटिव आ गया, वही तो तुम्हारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस था, मतलब आंसर राइट है। ठीक है, 3 का सी। 4 में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला होता है वही बताने, वो थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में नहीं। तो क्या होता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, आफ्टर टैक्स डिडक्ट इनकम को टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा 4 का ही। 5 में एक्सपेक्टेड वैल्यू इन डिसीजन एनालिसिस इज, ये होगा अरिथमेटिक मीन यूजिंग द प्रोबेबिलिटी एज वेट, ठीक है, 5 का डी। 6 में बात करता है जहाँ पे हमको बीईपी निकालने बोल रहा है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो यहाँ पे बीईपी निकालने से ही हो जाएगा, क्योंकि बीईपी कहीं भी जो आंसर है ये 15,000 होगा। क्यों बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे बुक में ये सॉरी क्वेश्चन में देख लो 3 लाख दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट 80 है, तो 20 रुपये कंट्रीब्यूशन हो गया, तो 3 लाख बाय 20 करोगे तो कितना आएगा 15,000। तो 15,000 एक ही जगह दिख रहा है तो 15,000 वही मार दिए। अगर दो जगह 15,000 दिखता तो हम लोग फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी करते कैलकुलेट, बट वो करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 का सी। 7 में जब बोल रहा है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब सिंपली स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा जो एक्चुअल कॉस्ट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी खरीदे हम 4,000 kg और एक्चुअल कॉस्ट कितना है पर केजी तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है 3 रुपया। तो 4,000 kg खरीदे 3 रुपया लगाया, मतलब 12,000 मेरे पास खर्चा हुआ एक्चुअल। लेकिन स्टैंडर्ड में कितना खर्चा हुआ, स्टैंडर्ड में देखो, स्टैंडर्ड में हम लोग स्टैंडर्ड कितना यूनिट का निकालते हैं, कितना केजी का स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट दिया 800 यूनिट और एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 4 kg लगता है, मतलब तो स्टैंडर्ड में कितना केजी लगेगा फॉर एक्चुअल आउटपुट 800 इंटू 4 1200 kg, ठीक है, इंटू स्टैंडर्ड केजी कितना है, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 2 रुपया, कितना हुआ 8 4 ज़ा 32, इधर 6400 हुआ, ठीक है। 800 इंटू 4 के तो 32 हुआ, 3,200 इंटू 2 रुपया स्टैंडर्ड का रेट से कर देंगे तो कितना आया 6400 आया, और मेरे एक्चुअल में लगा 12,000, तो डिफरेंस कितना हुआ, ज़्यादा लग गया ना 5,600, तो 5,600 एडवर्स हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ। 8 में बात करते हैं डैश इज द बजट, मास्टर बजट है क्योंकि सारा फंक्शन बजट का इनकॉर्पोरेट करता है, ठीक है, इसका कोई ये नहीं है, 8 का सी। 9 में बात करते हैं रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम क्या होता है, अपना ऑपरेटिंग इनकम माइनस जो हम लोग चाहते हैं कैपिटल से, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है 1 लाख, कैपिटल से कितना चाहते हैं हम लोग 14%, तो 4,50,000 का 14% करना है। दोनों का डिफरेंस जो आएगा वही होगा, वो जो कि 37,000 आता है, ठीक है। 9 का डी। 10 का हम डिस्कस करते हैं पहले, 10 का बाद में करते हैं, पहले 11 क्या है, फिक्स कॉस्ट इज रेलिवेंट कॉस्ट इफ इट इज़ डिस्क्रिशनरी, ठीक है ना। फिक्स कॉस्ट इररिलेवेंट तब होता है जब वो कमिटेड होता है, बट डिस्क्रिशनरी में उसको रेलिवेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो 11 का ए हो गया। 12 में बोलता है नॉर्टन एंड कैपलन में बैलेंस स्कोर कार्ड शुड बी यूज एज, इसका आंसर होगा स्ट्रैटेजिक सिस्टम, ठीक है, 12 का सी, ठीक है। 13 में बोलता है न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से हमको मतलब क्या है, हमको मतलब है मेरे को फिक्स कॉस्ट मिलना चाहिए, मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलना चाहिए, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो फिक्स कॉस्ट मेरा 80,000 है, फिक्स कॉस्ट कुछ चेंज नहीं हुआ, फिक्स कॉस्ट वही रहेगा, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करने के लिए हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस देखो ना यहाँ पे गिरा दिया 10% से, 10% गिरा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 का 10% गिरा दिया 90 आया, 90 में से माइनस करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट जो कि 70 आता है, तो 20 बच गया कंट्रीब्यूशन। तो मेरा क्या हुआ 80,000 बाई 20 करेंगे, ठीक है, 80,000 बाई क्या करेंगे 20 करेंगे, तो काटेंगे तो मेरे आ जाएगा 4,000 यूनिट। 4,000 यूनिट में ब्रेक इवन हो गया, बट यहाँ पे देखो ना वैल्यू में दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर लेंगे। बट ध्यान रहे सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट में बोल दिया 10% गिर रहा है तो 90 होगा, तो 90 इंटू 4 9 4 36, 36 मतलब कहाँ दिख रहा है तुमको 3,60,000, तो 13 का बी होगा। 14 आते हैं, 14 में बोला ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग देखो क्या है, ये तो बुक का ही सम से, बुक्स टाइप का ही सम से, जहाँ पे देखो फिक्स एसेट करंट एसेट दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है तुम्हारा 10, ठीक है, और फिक्स कॉस्ट 16 लाख है, 16 लाख का बना रहे हम 8 लाख, तो फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट कितना आया, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपया आया, 10 रुपया वेरिएबल प्लस 2 रुपया फिक्स कॉस्ट, 12 रुपया तो हम लेंगे प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेंगे। रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट कितना चाहिए 20 लाख, 10 फिक्स कॉस्ट 10 करेंट एसेट, 10 फिक्स एसेट और 10 करेंट एसेट कितना 20 लाख, 20 लाख का 18% कितना होता है 3,60,000 होता है, 3,60,000 होता है, 3,60,000, लेकिन वॉल्यूम कितना 8 लाख, तो डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा, 0.45 आएगा, ठीक है। 10 रुपये वेरिएबल का लिए, 2 रुपया फिक्स का लिए, 0.45 रिटर्न लेंगे, तो 12.45 टोटल हम लेंगे ट्रांसफर करने में, ठीक है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या करते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग वैल्यू किस पे करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पे करते हैं, क्योंकि
कंट्रीब्यूशन आने तक हम लोग सारा चीज़ कर लेते हैं, तो फिक्स कॉस्ट तो नीचे रहता है उसमें, तो बात ही नहीं है। तो 15 का सी है। अब बात करते हैं हम लोग 10 का जो आंसर होगा 36 होगा। क्यों होगा बता देते हैं। बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कंटेनर बना रहा है एक कंपनी, ठीक है ना, उसका उसमें कुछ इनकम नहीं है, बस बना रहा है, ठीक है। 6 रुपया मटेरियल लग रहा है, और हमको पता है ना रेलिवेंट कॉस्ट मतलब कि जो लग रहा है, जो लगता है हमेशा, जैसे कि फिक्स कॉस्ट हम लोग उसका कंसिडर नहीं करते हैं, मान लेते हैं अज्यूमिंग है कि कमिटेड आता है हमेशा, ठीक है। तो देखो मटेरियल कॉस्ट 6 रुपया, डायरेक्ट लेबर 15 है, लेकिन इसमें से 2-3 फिक्स है, तो 2-3 हटा दो, 10 हटा दो, मतलब 5 वेरिएबल को, ये सॉरी लेबर का 5 रुपये ही लेना है हमको, मटेरियल का 6 लेना है, 6×5 = 11 हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड का 20 में से 60% फिक्स्ड, मतलब 40% वेरिएबल है, तो मतलब 8 रुपये वेरिएबल है। तो मटेरियल 6, डायरेक्ट लेबर 5, 6×5 = 11, 11 और 8 19 रुपया। अगर हम बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल कंटेनर नहीं बनाते तो मेरा 19 रुपये का बचत होगा ना, कॉस्ट, ठीक है। अगर हम वो नहीं बनाते तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे एक अनदर प्रोडक्ट जिसका सेलिंग प्राइस 40 है लेकिन मटेरियल कॉस्ट 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस 10 है, सॉरी 40 है, माइनस मटेरियल कॉस्ट 10, बचा हाथ में 30 में से फिर से लेबर माइनस करो 5 रुपया, 25 में से फिर माइनस करो ये फिक्स ओवरहेड 8 रुपया, कितना बचा यहाँ पे 17 रुपया। और ऊपर जो था मेरा ऊपर 19 रुपया मेरा बचेगा, प्लस यहाँ पे हम खो रहे हैं 17 रुपया, दोनों को ऐड कर देंगे इतना हम खो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाले प्रोडक्ट से हम प्रॉफिट खो रहे हैं, ऊपर वाला में हम एक्सपेंस लग रहा है मेरा, दोनों को ऐड करके जो निकलेगा वो 36 होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो कमेंट में बताओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा सारे कॉन्टैक्ट का, पूछ लेना, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।